हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे जो आपके होने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए जीके जीएस के वो कौन से हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर कर लेने चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। अब इस हाई यील्ड टॉपिक को तैयार करने के पीछे बेस क्या है? तो इसके लिए मैंने जो पिछले साल आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल पेपर हुआ था उसके 47 शिफ्ट के पेपर को एनालाइज किया है और उसी के बेसिस पे ये मैंने हाई यील्ड टॉपिक्स तैयार किए हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। उससे पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए सिलेबस को देखो। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग मेन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मेन सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? तो जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इसकी बात पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टैटिक जीके पे आएंगे। शुरुआत हम लोग ज्योग्राफी से करते हैं। ज्योग्राफी से ही क्यों शुरुआत करते हैं? इसलिए क्योंकि जब मैंने ज्योग्राफी के 201 क्वेश्चन को सॉल्व किया तो एक बात समझ में आई। कैसा होगा जब आप चीज़ों को पढ़ो, वही चीज़ एग्जाम में आए और उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाए। ये चीज़ मैंने ज्योग्राफी में होता हुआ दिखा है। मुझे ज्योग्राफी के लगभग सारे क्वेश्चन बुक से ही आते हुए दिखे। कौन से बुक से, वो अभी बात कर लेते हैं। तो देखो, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैंने नंबर के हिसाब से इसको लगा रखा है। ठीक है। अब इन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद एक ही बात समझ में आती है। जो एनसीईआरटी की एक किताब है क्लास 11th में, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, सच पूछो तो दो किताब है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट पतली किताब है। ठीक है। अगर आप बस इन 6 चैप्टर्स को कर लेते हो तो बस आपका 70% काम हो जाएगा। ठीक है। कैसे मैं कह रहा हूं तो देखो, पहला ही चैप्टर है इंडिया लोकेशन। ठीक है। इधर आ जाओ। देखो, इंडिया लोकेशन टोटल 28 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और इसके लिए आप क्लास 9th और क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, इंडिया साइज एंड लोकेशन। देखो, क्लास 9th और क्लास 11th में सिमिलर टॉपिक्स दिए गए हैं, बस क्लास 11th में थोड़ा सा एडवांस्ड वे में दिया गया है, बस इतना ही है। तो अगर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी से बस इतना कर लेते हो तो समझो आपका 70% हो गया काम। बाकी के 30% कैसे होंगे? तो बाकी के 30% आपको इन सभी चैप्टर से होंगे जो मैंने कलर में मार्क कर रखे हैं। देखो, जैसे क्लास 10th से आपको एग्रीकल्चर कर लेना है और इससे सवाल पूछे जाते हैं। देखो, 18 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? तो कौन सा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, कौन से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम क्या होता है। देखो, इन सभी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन याद कैसे होगा? तो इसके लिए यूट्यूब पर मेरी ही पढ़ाई गई ये वीडियो आपको मिल जाएगी। इसको चुपचाप आप जाके देख जाओ, सारी चीज़ें मैंने विजुअल नेमोनिक्स से कवर करा रखा है, ये टॉपिक भी आपका हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको क्लास 12th से पॉपुलेशन करना है और इसके साथ साथ सेंसस का डेटा। कैसे होगा? तो इसके लिए आपको दो वीडियो देखनी है। ये वाली वीडियो आप जाके देख लो, इसमें पॉपुलेशन प्लस सेंसस दोनों कवर्ड है और इसके साथ साथ 100 क्वेश्चंस ये वाले कर लेना, जो कि मैंने एक्सट्रीमली फास्ट वे में करा रखा है। यानी कि 20 मिनट में आप समझो 100 क्वेश्चन कर लोगे यहाँ पे। ठीक है। इन दोनों को कर लो, काम आपका हो जाएगा। लेकिन सेंसस जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि इस साल सेंसस आने वाला है, तो जब जब सेंसस आता है तो अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको क्लास 12 से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कर लेना है, इसके बारे में हम लोग स्टैटिक जीके में भी बात करेंगे। ठीक है। और फिर क्लास 10 से वाटर रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये आप कर लेना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी की। देखो, पॉलिटी में भी मुझे क्वेश्चंस डुएबल तो दिखे, लेकिन इसके दो तरीके थे। ठीक है। एक तो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी, जो भी रीसेंट जजमेंट थे ना, उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यानी कि इन सभी को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो आपका कोर एकेडमिक चीज है ना, टॉपिक जो है उसके सिलेबस की। ठीक है। तो देखो, जब पेपर को एनालाइज किया तो पता चला जो इन सभी टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी को मैंने हाई प्रायोरिटी पे लगा रखा है। ठीक है। लेकिन 81 क्वेश्चन को लो प्रायोरिटी पे भी डाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाई प्रायोरिटी पे। फंडामेंटल राइट्स आपको कर लेना है। तो देखो, अगर आपने मेरा कोर्स ले रखा है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं, अच्छे से कवर करा रखी हैं। ज्योग्राफी को भी अच्छे से कवर करा दिया है, पॉलिटी को भी अच्छे से कवर करा दिया है। ठीक है। तो कहीं भागने की जरूरत नहीं, उसे कर लो। अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा है तो इन सभी टॉपिक्स को आपको कर लेना है। जैसे भी आप कर रहे हो, कोई भी बुक से रेफर कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आप कर लेना। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को कर लेना है। डीपीएसपी से अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 19 दिख रहा है, यानी कि 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी आप एक तरीके से डीपीएसपी में काउंट कर सकते हो। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो तो देखो बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके लिए क्या करना है? तो देखो, डीपीएसपी से सीधा आर्टिकल पूछते हैं,
कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को जाके आपको देख लेना है, सारे के सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे, ये मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूँ। ठीक है, सारी चीजें विजुअल नेमोनिक से करा दी गई हैं। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, कहीं से भी कर लेना। ठीक है, आपका काम हो जाना है। ठीक है, आर्टिकल्स को करने का एक और सोल्यूशन ये है, जो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका आप प्रिंट ले लेना और घर में चिपका लेना। ये बहुत फायदे की चीज़ है। ये क्या है, तो यहाँ पे टोटल 25 पार्ट्स हैं। तो अब आप कहोगे जो सर यहाँ पे तो पार्ट 22 ही मेंशन्ड है, तो ऐसा नहीं है, बीच बीच में देखो ना, पार्ट 9A, पार्ट 9B, पार्ट 14A, जो कि बाद में इंटर किया गया था ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऐसे दिख जाएंगी। टोटल 25 पार्ट्स हैं और ये आपको रेंज ऑफ आर्टिकल्स हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आपको आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 है। तो जब आप सबसे पहले रेंज पढ़ लोगे ना, तो फायदा ये होगा, जो एग्जाम में अगर कोई आर्टिकल पूछा जाएगा तो आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको रेंज पता होगा तो आप आसानी से चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे होगे, बशर्ते वहाँ पे बहुत ही क्लोज ऑप्शन ना दे दे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर कर देगा चीज़ों को समझने में। समझ जाओ, ये पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आपने इंडेक्स अच्छे से कवर कर लिया है, तो फिर आर्टिकल फिर करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने घर में चिपका लेना, बहुत ही काम की चीज़ है। तो दोस्तों, इतने टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हो, ठीक है, और आपका समय बचता है, तो आप लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे 39 है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस कहाँ गए, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको पॉलिटी के सिलेबस में कवर नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसेंट जजमेंट हैं या फिर करंट अफेयर्स वाले टॉपिक हैं, जो कि रिसेंट इलेक्शन दिल्ली सीएम से पूछा गया था, 25 सीजीआई से पूछा गया था, तो 2 स्टेटमेंट वाले सवाल थे। ठीक है, तो ऐसे सवालों को पॉलिटी में नहीं काउंट कर सकते, करंट अफेयर्स में जरूर कर सकते हैं, इसलिए इसको मैंने अलग कर दिया है। ठीक है दोस्तों, एक और चीज़, सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो, इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। इस बार के सीजीएल में इस सेंटर स्टेट रिलेशन से 41 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन आरआरबी में मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लेकिन अगर समय मिले तो इस टॉपिक को जरूर कर लेना। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा, जो देखो इसमें मैंने सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बता ही रखा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी पढ़ा रखे हैं, इंपॉर्टेंट काउंसिल्स भी बता रखा है, इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस भी करा दिया है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस की भी मैंने बात की है इसमें। इसके अलावा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी बात की है, जो कि बेसिकली पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, और इससे अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं, जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे हाई प्रायोरिटी टॉपिक में। पंचायती राज से आपको 16 क्वेश्चन और अर्बन लोकल गवर्नमेंट से 14 क्वेश्चन पूछे गए। तो वैसे भी आपको करना है, तो समय बचे तो इस लेक्चर को भी निपटा देना। बहुत ही मजेदार लेक्चर है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। दोस्तों, हिस्ट्री को करने से कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करना और सबसे पहले आप फ्रीडम स्ट्रगल निपटा देना। अब यहाँ पे तो मैंने प्रायोरिटी ऐसे लगा रखा है, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, लेकिन जब आप पढ़ना, इस टॉपिक को कवर करना, तो सबसे पहले आप फ्रीडम स्ट्रगल की टाइमलाइन को कवर कर लेना। फ़ायदा क्या होगा, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी और उसी के हिसाब से चीज़ों को आप प्लेस करते चले जाना। तो जैसे ही आप नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस टाइमलाइन के माध्यम से कर लोगे, तो फिर आप इंपॉर्टेंट एक्ट्स कवर कर लेना, तो इससे आपका प्रायोरिटी टॉपिक भी हो गया। और इसके साथ साथ आपको जितने भी अपराइजिंग्स हुए थे, मूवमेंट हुए थे, जैसे ट्राइबल एंड पेजेंट अपराइजिंग, इसके अलावा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, इसको जरूर कर लेना, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद आप आ जाओ एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में इस बार 2025 में इंडस वैली सिविलाइजेशन से अच्छे खासे सवाल पूछे गए थे। कैसे, तो साइट, टाउन प्लानिंग, सील, क्राफ्ट, ट्रेड। ठीक है, तो इनके बारे में ज़्यादा सवाल पूछे गए थे और ये याद नहीं होते, बहुत ही मुश्किल होता है याद करना। लेकिन ये भी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आप जाओ चुपचाप इस लेक्चर को देख जाओ, यहाँ भी चीज़ें मैंने आसानी से याद करा दी हैं, सारी की सारी चीज़ें विजुअल निमोनिक्स से कवर करा दी हैं मैंने। ठीक है, आसानी से कवर हो जाएगा। इसको देखने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका ये टॉपिक 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी के टॉपिक्स भी किसी बुक से कर लेना, जिस बुक से आप कर रहे हो, जैसे ल्यूसेंट वगैरह से कर रहे हो, तो ये टॉपिक आप देख लेना कहाँ पे क्या चीज़ें हैं और इसको उसी हिसाब से कवर कर लेना। बात कर लेते हैं मेडाइवल हिस्ट्री की। मेडाइवल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सवाल इस बार दिल्ली सल्तनत से पूछे गए थे पिछली बार, जिसमें ऑल डायनेस्टीज, खलजी, सैयद, इसी के बारे में पूछा गया था। मुगल एम्पायर को जब आप कवर करना, तो आर्किटेक्चर पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, इसके बारे में स्टैटिक जीके में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा रीजनल किंगडम्स के बारे में भी सवाल पूछे गए थे। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स के ये 7 पिलर हैं जो आपको देखने चाहिए, इसी पे सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अराउंड 150 क्वेश्चंस जो थे वो इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे। इन सभी 7 पिलर को कैसे कवर करोगे, तो देखो ये टॉपिक्स मैंने मेंशन कर रखा है। सबसे पहले जाओ आप इस टॉपिक को पढ़ लो। ठीक है, बहुत ही काम आना है।
ठीक है। उसके बाद एक बुक है एनसीईआरटी की क्लास 11th की, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इस बुक से आप ये 4 चैप्टर फिनिश कर देना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, जो कौन से प्लान में क्या चीज़ें हुई थी। इसका भी सोल्यूशन है, आप जाओ इस वीडियो को देख जाओ, मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने इसी इमेज की सहायता से सारी चीज़ें याद करा दी हैं जो बार बार सवालों में पूछे जाते हैं और जो आने वाले एग्जाम में सवालों के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस बार के सीजीएल मेंस में इससे 3 सवाल आए, 2 तो डायरेक्ट आ गए और एक इम्प्लिसिट था। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर प्लान, और इसको आपको अच्छे से करके जाना है। इससे सवाल पूछते ही पूछते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब ही है इन सभी एग्जामिनेशन के लिए 5 ईयर प्लान, इतना समझ लो। ठीक है, इसके अलावा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और उसके अलावा कमिटीज जो है ना, कमिटीज एंड कमीशंस, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इतना जब आप कर लो तो फिर आ जाओ आप क्लास 12th के इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। अब इन टॉपिक्स को जब आप कर रहे होगे, जैसे मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, नेशनल इनकम, ओपन इकोनॉमी एंड ट्रेड, और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के लिए आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आप इन टॉपिक्स को कर रहे होगे उससे पहले आपको गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे से कवर कर लेना है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, पॉपुलेशन एंड सेंसस का मैंने आपको ज्योग्राफी में ही बता दिया था, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट वाला है, इससे डेफिनेटली सवाल आएंगे, इतना आप समझ लो। ठीक है, और इसके साथ साथ इन सभी टॉपिक्स को करना, आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम्स से इस बार 70+ क्वेश्चन पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी में। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में ही मेंशन्ड है फ्लैगशिप स्कीम्स आपको करके जाने हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट वाले स्कीम्स हैं उसको अच्छे से निपटा देना। जो बजट में अनाउंस हुए हैं उस स्कीम को जरूर कर लेना। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे में जो जो स्कीम्स के मेंशन है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने मत बैठ जाना। आपको पीआईबी पे इसकी समरी मिल जाएगी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकारी वेबसाइट है, यहाँ पे देख के आपका काम चल जाएगा, या फिर कोई भी यूट्यूब रैंडम वीडियो देख लोगे, इसी से आपका काम हो जाना है। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के लिए देखो, इसको मैंने एसएससी के लिए बनाया था। ठीक है, और ये आपके आरआरबी में भी काम आ जाएगा। एसएससी में तो काम आया ही, आरआरबी में भी काम आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही कंसाइज है। ठीक है, समझो 5 घंटे 42 मिनट में मैंने पूरे के पूरे कंप्यूटर कोर्स को कंप्लीट किया है। इसको देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो कि थोड़े से रैंडम टाइप थे, लेकिन वो बार बार पूछे गए थे आपको आरआरबी में। तो आपको पीवाईक्यू जरूर लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है, जो आपको इस वन शॉट वीडियो से कवर हो जाएगी। और मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूं, जो इस तरीके से जो मैंने इसको कवर किया है वो मुझे हार्डली कहीं यूट्यूब चैनल पे ऐसा कुछ दिखा नहीं। कारण क्या है? तो फिर मैंने चीज़ों को सिमुलेट करके चीज़ों को दिखाया है। तो देखो, इस बटन को दबाने से ये चीज़ें हो रही हैं, इस चीज़ों को कराने से ये चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें मैंने कवर कराई हैं। तो इस वीडियो को आपको जरूर देख लेना है। बात कर लेते हैं साइंस की। तो देखो, आरआरबी एनटीपीसी का फेवरेट है साइंस, लेकिन इस बार मुझे ज़्यादा सवाल साइंस के नहीं दिखे। ठीक है, लेकिन जितने भी सवाल दिखे उसमें बायोलॉजी मुझे एडवांस लेवल का दिखा, फिजिक्स बेसिक का दिखा, और केमिस्ट्री जो था वो बैलेंस था। ठीक है, अब मैं एडवांस्ड क्यों कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें अभी आपको समझ में आ जाएगी। आपको बायोलॉजी के लिए क्लास 9th की साइंस के ये चैप्टर कर लेने हैं। ठीक है, और इन सभी टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, इन सभी टॉपिक्स को आप मैच कर लेना पढ़ते समय। इस टॉपिक को जब आप पढ़ के पढ़ोगे ना, इन सभी चीज़ों को एक बार पढ़ के पढ़ोगे तो आपके दिमाग में चमकेगा वो चीज़ें, अच्छा ये चीज़ तो वहाँ दिखी थी। सिमिलरली क्लास 10th के साइंस में ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कर लेना आप। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया जो एडवांस लेवल पे क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो देखो सिलेबस में आपको मेंशन्ड है जनरल साइंस अप टू क्लास 10th एक्सप्लिसिटली दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक्स मुझे क्लास 9 10th के बियॉन्ड दिखे, क्लास 11th के एनसीईआरटी से ये सारे टॉपिक्स दिखे, और क्लास 12th के एनसीईआरटी से ये सारे टॉपिक्स दिखे जो आपको कर लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा बायोलॉजी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि जो टिपिकल सवाल होते हैं ना, जैसे कौन सी डिफिशियंसी के कारण कौन सी बीमारी होती है, या फिर कौन सी बीमारी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है, ये सवाल अक्सर आरआरबी एनटीपीसी पूछता है। तो ये सारे टॉपिक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कर लोगे तो वो आपका काम हो जाएगा। फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में आप ये सारे के सारे क्लास 9th और 10th से टॉपिक कवर कर लेना, मतलब जो चैप्टर हैं वो कवर कर लेना। और इसको करने के बाद आप यूनिट एंड डायमेंशन जरूर कवर कर लेना, ये आरआरबी एनटीपीसी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगा लेना, ताकि आपको पता चले जो कितना आपने कवर कर लिया है। केमिस्ट्री की बात करें तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो ना क्लास 10th का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा,
मिलेगा, नए वाले में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा देखो क्लास 11th एंड 12th से ये सारी टॉपिक्स दी गई हैं जो बियॉन्ड समझ लो। लेकिन आपको एक काम करना है, आपको सबसे पहले अपना बाकी का सिलेबस कंप्लीट करना है। जब आप बाकी के सिलेबस को कंप्लीट कर लो तभी आप इन सभी चीज़ों में हाथ लगाना। क्लास 11th और 12th को आप तभी हाथ लगाना, खासकर साइंस में, जब आपने बाकी के सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर रखा है, करंट अफेयर्स को भी अच्छे से कर लिया है, स्कीम्स वगैरह को भी अच्छे से कर लिया है, स्टैटिक जीके को भी कर लिया है, तब आप हाथ लगाना। बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आपको स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज हो गई। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखो 2025 में पेपर हुए थे, 2024 में ओलंपिक हुआ था, तो कुछ कुछ सवाल देखने को मिले थे, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, इसके अलावा स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज को कवर कर लेना है। आर्ट एंड कल्चर में मैं बाद में आता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा इन डेप्थ में मुझे समझाना है तो मैं बाद में आता हूँ। इंडियन लिटरेचर की बात कर लेते हैं। देखो जब आप एंशिएंट इंडिया और मेडाइवल इंडिया कवर कर रहे होगे, अगर मान लो आप कोई भी बुक से कर रहे हो, जैसे ल्यूसेंट से कर रहे हो, तो बॉक्स में आपको दिख जाएंगे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, उसको आपको कर लेना है लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से, क्योंकि आप इससे एक्सपेक्ट करना सवाल, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। यहाँ पे जो भी चीज़ें आप देख रहे हो ये एक्चुअली सिलेबस में लिखा ही हुआ है, ठीक है, वहीं से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो जब मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया था, तो फिर मेडाइवल हिस्ट्री में मैंने मुगल एम्पायर के बारे में जब मैंने बात की थी, तो ये बताया था, जिसके बारे में मैं और बाद में बात करूंगा जब स्टैटिक जीके की बात होगी। तो जब भी आप मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया कर रहे होगे ना, तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को आप अच्छे से कवर कर लेना। अच्छे से कवर करने का मतलब क्या होता है, देखो टोटल मान लो 44 साइट्स हैं, तो ये रट लोगे, तो ये अच्छे से कवर करना नहीं हुआ। अच्छे से कवर करना ये हुआ, तो जितने भी साइट्स हैं उनके विकिपीडिया पेज को आप एक बार देख लो, ऊपर का इंट्रोडक्शन भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपने बहुत कर लिया, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया को आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इससे सवाल आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करना, इससे आने वाले हैं। अब आ जाओ जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अब इतने बड़े टॉपिक को कैसे कवर करोगे, तो इसके लिए आप चले जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने टाइमलाइन की सहायता से इंडिया के स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम को कवर किया है, ठीक है। और ये मैंने आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल लेक्चर बनाया था, जरूर इसको देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपके सिलेबस का पार्ट है, इसको आपको कवर कर लेना है। यूएन और इसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज सवाल आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज। देखो 1992 के अर्थ समिट से लेके अभी का कॉप 30, इतना अगर आपने कर लिया तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और हाल ही में मोदी जी कहाँ गए थे और कौन सा इन्वायरमेंटल डील साइन किए हों, या फिर कोई कन्वेंशन या फिर कोई ट्रीटी में पार्ट लिए हों, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो ये तो करके ही जाना है। अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया कहाँ से करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो ये जब आप ज्योग्राफी कर रहे होगे ना, तो आपको ट्रांसपोर्ट करके एक चैप्टर मिल जाएगा। कहाँ है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दिख रहा है क्लास 12th में, ठीक है। इसको कर लेना, और इसके साथ साथ रेलवे के जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, वो सॉल्व कर लेना, रेलवे जोन्स वगैरह जो होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें रट लेना। फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप सबसे पहली बात भारत रत्न जिसको जिसको मिला है ना, उनके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। इससे आपका काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको एसएससी में भी काम आ जाती है और रेलवे में भी काम आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इस बार के सीजीएल मेंस में पूछा गया था बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र, यानी कि भूपेन हजारिका, उनको बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। कैसे पता चलेगा, तो भारत रत्न जब आप पढ़ोगे ना, तो जो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है ना, उनके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा, पहली बात। इसके अलावा इसको आर्ट एंड कल्चर से अगर आप जोड़ के देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स में आपको 70+ क्वेश्चंस जो हैं वो गवर्नमेंट स्कीम से पूछे गए थे, इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक जीके में मिलिट्री एक्सरसाइज से भी इस बार क्वेश्चंस देखने को मिले, कैसे कवर होगा वो मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। और इसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। दोस्तों ये जो चैप्टर है ना, देखो अगर इस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से कवर करते हो तो क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज वाली, बिजनेस स्टडीज में आपको ये दिया हुआ है ये टॉपिक, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उतना नहीं करना है, ठीक है। आप रैंडम अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो या फिर गूगल पे भी सर्च करोगे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, या फिर आप ल्यूसेंट से क्या करना, मिनी रत्ना, सागर मिनी रत्ना, महारत्ना, ये सारे जो होते हैं ना, इसके अलावा जो लेटेस्ट एमएसएमईज एक्ट हैं, इन सभी चीज़ों को कवर कर लेना, आपका काम हो जाना है। ल्यूसेंट के इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब फाइनल बात कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर की। देखो आर्ट एंड कल्चर के जितने भी टॉपिक्स हैं ना,
आपको स्टैटिक जीके फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इसके अलावा न्यू ईयर फेस्टिवल्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, क्लासिकल डांस, फोक डांस की पूरी प्लेलिस्ट वो सारी मिल जाएंगी, ठीक है। इसको जाओ आप निपटा दो। इसका फ़ायदा क्या होगा ना, इसका फ़ायदा ये होगा जो सारे के सारे जो हैं वो आपको निमोनिक्स पे बेस्ड हैं, विजुअल निमोनिक्स पे बेस्ड हैं। चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, दिमाग में बैठ जाएगा। तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए याद कर रहे हो, फिर जाके 1 महीने के अंदर एग्जाम देना है, तो जरूर जाके कवर कर लेना। इससे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनल करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपको 1 ईयर का करके जाना चाहिए। कैसे करके जाना चाहिए? तो देखो, आप 6 मंथ्स को बेसलाइन मानो, ठीक है। तो पहले आप एग्जामिनेशन तक 6 मंथ का बेस बनाओ, और फिर 6 मंथ से फिर उल्टा चलना, और फिर 6 मंथ कवर कर लेना। तो पहले 6 मंथ को आप इधर से कवर करो, यानी कि दिसंबर से कवर कर रहे हो तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे कवर कर लेना, और उसके बाद उल्टा नवंबर, अक्टूबर, सितंबर ऐसे कवर कर लेना। तो काम आपका हो जाएगा। किसी भी जहां से भी आप कवर कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स भी आप 1 साल का जरूर कवर कर लेना। और स्कीम्स वगैरह पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, स्पोर्ट्स पे आपका बिल्कुल होना चाहिए। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस आप बिल्कुल कर लेना किसी भी तरीके से, ठीक है। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से कवर करके जाना है। चलिए, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।